वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 11 के लेक्चर नंबर 4 पर। और ये लेक्चर नंबर 4 किसका है? तो ये लेक्चर नंबर 4 है मोशन स्ट्रेट लाइन का। आज से हमने कुछ सोचा है, कुछ अलग किया जाए। तो आज से मैंने सोचा है कि आज का जो जॉनर होगा वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। उस नेक्स्ट लेवल का नाम होगा 2.0। हाँ एग्जैक्टली बच्चों, 2.0। इसमें क्या है, इसमें मैंने कुछ नया सोचा है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि आज से हम लोग चीजों को समझेंगे, शॉर्टकट में उसको इंग्लिश वर्ड में ही लिखेंगे, लेकिन उसका हिंदी मीनिंग मैं बताता रहूंगा। आप उसको उसी एज इट इज वर्ड्स को सुन करके उसका अच्छे से नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश वर्ड बोलने का मतलब ये होता है बच्चों कि इससे आप लोग तक इसकी सही इंफॉर्मेशन और एग्जैक्ट फ्यूचर प्लानिंग भी हो सकती है। इस चीजों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि क्या है कि हमारे जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ते जरूर हैं, लिखते भी हैं, इससे उनका जो दूसरा फॉर्मेट है वो हो जाता है वीक। तो इसी को मैंने सोचा है कि आज से हम 2.0 के अंतर्गत इसी को थोड़े एडवांस लेवल मतलब इंग्लिश तक पहुंचा करके उसे उसी में समझने की कोशिश करेंगे। और आपका काम क्या होगा, उसे इंग्लिश में पढ़कर हिंदी में अच्छे से हम अपनी कॉपी में नोट्स भी बना लेंगे। ओके, तो आइए बात करते हैं बच्चों कि कल जो हमने पढ़ा था वेलोसिटी, आज हम उसी वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी जो हमने पढ़ा था और पढ़ा था स्पीड मतलब वेग पढ़ा था, चाल पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे दिया है फ्रॉम द गिवन डायग्राम, मतलब फ्रॉम द गिवन डायग्राम, दिस डायग्राम, ये डायग्राम है जो कि आपको बताता है कि यहाँ पे दो लोग ऐसे करके चल रहे हैं। ठीक है, ये दो लोग चल रहे हैं, एक का नाम रखा ए और एक का नाम रखा बी आपने। ठीक है, ये आपने देखा कि ये 0 था, ये 1 था, ये आपका ये 1 था, यहाँ पे 2 था, 3 था। ठीक है, और यहाँ पे 4 था, यहाँ पे बच्चों 5 था। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों कि यहाँ पर आपने देखा कि ये डिस्टेंसेस वगैरह है कुछ इस तरीके से, पोजीशन है इसके, ये 10 मीटर, ये 20, ये 30 और ये 40। ओके फाइन। तो यहाँ पर क्या है कि ये मीटर में बच्चों दिया गया है और ये दिया गया है टाइम जो है वो सेकंड में दिया गया है। क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर दो कर्व है, कार ए और कार बी के लिए। कार ए चल रही है, कार बी चल रही है। आपको देखकर बताना है कि इनमें से कौन फास्टर चल रहा है, विच वन इज फास्टर, कौन फास्टर है। ठीक है, पहला। ठीक है, और ये लोग कब और कहाँ मिले। ठीक है, कब और कहाँ, व्हेन एंड वेयर, कब और कहां मिले दोनों, ये क्वेश्चन है आपका। तो आइए हम इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये लोग यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, ये मिले हैं, तो ये क्वेश्चन दूसरे का जवाब हो जाएगा। लेकिन कौन आगे चल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यहाँ से बात करूं, यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की, तो यहाँ से यहाँ तक में दो से अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2 से मैं अगर बात करूं कुछ इस तरीके से, तो ये 1 सेकंड में बस इतनी ही डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। ध्यान से देखिएगा, इतना ही डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, जबकि ये उसी 1 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस तय कर ली, इसने उसी 1 सेकंड में तय कर लिया 20 मीटर। ध्यान दीजिएगा, इसका इस वाली पोजीशन से डिस्टेंस जो है वो 10 ही मीटर हो पाया। लेकिन अगर मैं बी की बात करूं, इसने ज्यादा तय कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, मतलब चूंकि सिंस बी कवर मोर डिस्टेंस देन ए। ठीक है, कितने टाइम में, पर्टिकुलर 2 सेकंड में, देन ए। ठीक है, देयरफॉर यहां पे हम कह सकते हैं अतः देयरफॉर बी इज फास्टर। बी कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है। इस तरीके से मैं बी की बात करूं, मतलब दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि दोनों लोग एक जगह पे मिले हैं और ये कोई और लोकेशन नहीं है, ये लोकेशन है। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल दे, यहाँ से आप ये परपेंडिकुलर डाल दे, तो यहाँ से आपने जब परपेंडिकुलर डाला तो ये 2 और
3 के बीच में मिला है, तो ये 2 और 3 के ठीक मिडिल पे क्या मिलता है बच्चों 2.5, और ये लोकेशन कहाँ पे 10 मीटर पे। तो ये कब मिले, ये मिले हैं 2.5 सेकंड पर मिले हैं। ध्यान दीजिएगा ये 2.5 सेकंड पे मिले हैं, और कितने डिस्टेंस तय करके मिले हैं, तो दोनों 10 मीटर के डिस्टेंस पर मिले हैं। ठीक है, ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे दोनों मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये याद रखिएगा कि इसकी जो पोजीशन होगी वो 10 मीटर होगी, इसका जो टाइम इंटरवल होगा वो होगा 2.5 सेकेंड। ओके फाइन। तो अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है आपको कि मेरे पास अगेन कोई कर्व है, और ये कर्व कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। ये 0 से चल रहा है, ठीक है, ये 0 से चल रहा है, ये यहां से मान लीजिए 1 2 और फिर उसके बाद 3 4 और 5 को रिप्रेजेंट करता है। ये 20, ये बच्चों 40, ये आपको 60 को रिप्रेजेंट करता है। ये बच्चों मीटर में है, और ये है आपका जो टाइम है वो सेकंड में है। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि ये जो लोकेशन है इसमें पहला सबसे फास्ट कब चला था, वेन इज फास्टर, मतलब सबसे तेज कब चला था, वेन इज फास्टर, मतलब किस टाइम इंटरवल में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी। ठीक है, किस टाइम ये रेस्ट में था, किस इंटरवल में, ठीक है, किस इंटरवल में रेस्ट में था। और तीसरा आपको बताना है कि इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड आपकी B to C में क्या होगी, व्हाट इज द स्पीड एट B to C। ओके, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये 3 क्वेश्चन है, आइए एक करके इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ध्यान देंगे कि इस वाले कर्व में व्हाट इज द फास्टर, ठीक है, सॉरी व्हेन इज फास्टर, ये सबसे तेज कब चला था। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमने देखा कि ये एक 0 से लेकर A, ठीक है, 0 से लेकर A तक जब पहुंचा इसने 2 सेकंड लिया था, 2 सेकंड लिया था, तो 2 सेकंड में इसने कितना तय कर लिया, 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर। और यही मैं बात करूं B to C के बारे में, तो जब ये B to C पहुंच रहा था, यहाँ पे मैं इसको जो है वो फिलहाल बच्चों 8 कर रहा हूँ, सॉरी 7 कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आपका जो है वो 5 होगा, और यहाँ पर जो होगा वो 6 होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पूछा यह गया है कि जब 0 से 6 आप 60 पे मतलब O से A तक पहुंचे, तो पहला जो है जब O से A तक पहुंचे थे, तो इस समय आपकी स्पीड O to A के लिए क्या थी, तो इस समय V1 निकालिएगा। यहां से यहां पहुंचे हो तो आप लिखिएगा स्पीड निकालना है तो 60, और टाइम कितना लगा 2, तो आप 2 लिखिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो आएगा आंसर 30 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से मैं बात कर लूं और भी, मतलब A to B के लिए बात कर लूं, तो A to B के लिए ये ऑब्जेक्ट वहीं पे पड़ा हुआ था, तो इसकी स्पीड क्या थी 0 बटे में टाइम कितना लग गया 2, लेकिन स्पीड क्या आएगी 0 ही आएगी। तो इसी तरीके से मैं बात करूं B से C के लिए, तो B से C के बीच में अगर मैं बात करूं तो कितना टाइम लग गया 7 से 4, मतलब डिफरेंस कितना बच्चों 3, और कितना आपने डाउन किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप V3 निकालोगे, स्पीड निकालोगे तो केवल आपको वैल्यू चाहिए होगी तो 60, और यहाँ पे 3 लिखिएगा, डिवाइड करिएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा स्पीड कब थी, तो सबसे ज्यादा स्पीड कब थी O to A में। ठीक है, वेस्ट कब पे था A to B में, और फिर उसका B to C में इसकी स्पीड क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है, ठीक है, ओके, मैं इसको मिटाऊंगा। अब मैं बात करने वाला हूं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन, जो लोग इसको नहीं जानते हैं इसको जान लें कि इसको त्वरण कहते हैं। सभी लोग ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सुने ही होंगे। What do you mean by acceleration? Acceleration is all about change of velocity.
मतलब इस कहानी में क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, रैंडमली चेंज हो गई है। तो अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इस तरीके की चेंज मतलब कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट सकता है, इसका इसकी वेलोसिटी में चेंज होने देखने को मिलता है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, याद रखिएगा, द चेंज इन वेलोसिटी विथ respect to time, this is called acceleration, accelerated motion भी कह सकते हैं। बात समझ आई? मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो समय के साथ अपने वेग में परिवर्तन करती है, तो इस तरह की गति को त्वरित गति कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ओके, अब एक्सेलरेटेड मोशन भी दो तरीके से होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब इसको हम लोग कहते हैं औसत त्वरण। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय एवरेज एक्सेलरेशन, आइए थोड़ा समझिए। तो औसत त्वरण का जो डेफिनेशन है, एवरेज वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, तो यहां पर है किसी एवरेज स्पीड में होने वाले परिवर्तन, एवरेज स्पीड में होने वाले परिवर्तन को जो समय के सापेक्ष होती है, तो समय के सापेक्ष वेग में, समय के सापेक्ष वेलोसिटी में होने वाले परिवर्तन को, समय के सापेक्ष वेलोसिटी में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं त्वरण। ठीक है, ये औसत त्वरण और त्वरण एक ही चीज है बच्चों, से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, समय के सापेक्ष एकांक समय में वेग में परिवर्तन। ठीक है, एकांक समय में वेग में परिवर्तन को हम ये भी कह सकते हैं, औसत त्वरण कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी at a unit time interval is called average velocity। ओके, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल जो आपको मिला है इनिशियल v1 अपॉन टाइम इंटरवल जो अभी है और इससे पहले जब शुरुआत करा था उसका, तो हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। या फिर बच्चों इसको आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को av इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ओके, तो ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एवरेज एक्सेलरेशन को त्वरण को ए से दिखाते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, a v v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके फाइन। अब यहाँ पर बात आती है कि एवरेज के बाद एक और वर्ड की, और उस वर्ड का नाम है इंस्टेंटेनियस। याद है, मैंने उसमें भी बताया था इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तो ताक्षणिक कहते हैं बच्चों इसको। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, ताक्षणिक त्वरण बच्चों। ठीक है, ताक्षणिक त्वरण क्या होता है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है और बहुत तेजी से चेंज करता है, तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट के, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में होने वाले चेंज को हम उसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहेंगे। ठीक है, तो द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी at
एट इंस्टेंटेनियस टाइम, एट स्मॉल भी कह सकते हैं बच्चों, स्मॉल टाइम इंटरवल, ये इंस्टेंटेनियस होता है बच्चों, इंटरवल कॉमा दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ओके फाइन, क्या समझ में आया कि अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो छोटे समय में वेग में परिवर्तन को, बहुत छोटा टाइम हो तो इस तरीके के वेग में परिवर्तन को हम तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। तो तात्क्षणिक त्वरण के लिए A इज इक्वल टू आप लोग डेल्टा V बाई डेल्टा टी ही लिखते हैं बच्चों, बस यहाँ टाइम जो है वो छोटा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं लिमिट। देखिए बच्चों, लिमिट डेल्टा टी, मतलब समय जो है वो बहुत छोटा हो, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी की वैल्यू जीरो के काफी क्लोज है। डेल्टा टी, तीन लगा हुआ है एरो, यहाँ एरो को हम लोग कहते हैं टेंड्स टू, TENDS, टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटा होने के कारण इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, A इज इक्वल टू dV अपॉन dt। याद है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्मूला, डिफरेंशियल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेग का अवकलन फॉर्मूला है ये, जिसको हम एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। दोनों लगभग सेम ही होते हैं बच्चों, इसमें ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, दोनों सेम है। छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालिए चाहे टोटल टाइम इंटरवल के लिए निकालिए। ठीक है, एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगा इसके कर्व के बारे में, इसका ग्राफ कैसा होता है, क्या होता है, आइए समझें। ये भी दो तरीके के होंगे बच्चों, इसमें भी ये क्या होता है, जैसे एक समान त्वरण, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण, ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण, ये हो गया। ये दो तरीके का एक्सेलरेशन होंगे। एक समान का मतलब क्या है, जो समय के साथ एक्सीलरेशन का मतलब बेसिकली इंक्रीमेंट ही होता है बच्चों। ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर आपकी वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है तो आप उसको एक्सीलरेशन कहेंगे। और यही इसी के साथ एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, रिटार्डेशन, मंदन। तो जब टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी घट रही हो तो उसे हम लोग मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। बात समझ आई? तो ये दो तरीके के हो गए। तो यहाँ पे पहले मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। मतलब अगर आपकी वेग में वृद्धि यूनिफॉर्मली हो रही है, मतलब पहले सेकंड में आप मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड से गए, लेकिन अगले सेकंड में आप 2 मीटर पर सेकंड से गए, फिर अगले में आप 3 मीटर पर सेकंड से गए, फिर अगले आप 4 मीटर पर सेकंड से, तो हर सेकंड में आप 1-1 सेंटीमीटर या 1-1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो एक आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपका जो एक्सेलरेशन है वो बदले ना, कांस्टेंट हो। तो चेंज इन वेलोसिटी with respect to time being constant this is called uniform acceleration। इसका मतलब कि समय के सापेक्ष अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो हमेशा एक समान रूप से बढ़ रही है, फिर से बोल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी जो है आपके टाइम के साथ एक समान रूप से कांस्टेंट है, इंक्रीमेंट जो है वो बदल नहीं रही है, तो इस तरीके से चेंज अगर कांस्टेंट रहेगा तो इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। कैसे? आपका ये कौन सा है, v है, ये कौन सा है, t है। अगर आपका वेलोसिटी और टाइम का चेंज एक समान रूप से बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से आराम से सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। सिमिलरली मैं और ग्राफ के बारे में बात करूं तो आपको शायद याद हो कि हमने लास्ट टाइम ऐसे ग्राफ को डिस्कस किया था, तो वैसे ही ग्राफ फिर से बनाया जाए। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज है वो टाइम के साथ क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, नहीं बढ़ रहा है। ठीक है,
चेंज वही है। अब आप जरा फिर से बात करें टाइम और वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी और टाइम आपको एक्सीलरेशन देगा, और ये एक्सीलरेशन अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से अगर मिले तो ये क्या कहेगा, ये स्लोपिक है, मतलब कि ढाल हो गया है, तो स्लोपिक होने की वजह से ये नेगेटिव में चला जाता है। और सिमिलरली मैं बात करूं एक और ग्राफ की, तो ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा, और ये भी टाइम और वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन को ही दिखाता है। एक एक करके सारे ग्राफ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्या क्या बताता है हर ग्राफ। आइए पहले ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखें, तो पहले वाला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को बताता है, जहां पे चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि हर बार ये यूनिफॉर्मली जो है बना हुआ है, तो ऐसे क्या कहेंगे आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसी तरीके से मैं इधर बात करूं तो इसमें क्या है कि इसमें पहले से इसकी कुछ वेलोसिटी थी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज है वो टाइम के साथ फिक्स है। यहाँ पे क्या है, आपकी वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, फिर आपकी कम हो रही है, टाइम के साथ कम होती गई, तो लेकिन ये भी कम होने का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है, बना हुआ है, तेजी से नहीं हुआ है, यूनिफॉर्म है। तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन कह सकते हैं बच्चों। इसको मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और इस तरीके से मैं इसको बच्चों पॉजिटिव एक्सीलरेशन कह सकता हूँ, ठीक है। इधर आइए चौथे में क्या हो रहा है, चौथे में देखिए वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, लेकिन टाइम बदल रहा है। तो इस तरीके से वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म भी कहलाती है, वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म कहलाती है, और एक्सीलरेशन इस समय जीरो भी कहलाता है। मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो जीरो ही बना है। अगर कोई पर्सन 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 40 मीटर पर सेकंड भी उसका क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। बात समझ आ गई, ठीक है। अब मैं बात करूँ थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, तो नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है, जब वेलोसिटी जो है जब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट ना हो, ठीक है, बीइंग नॉट कांस्टेंट। बच्चों यही क्या है, लाइन चेंज करके आप बोल सकते हैं, जब इसकी वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट ना हो तब इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे बच्चों, ठीक है। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म की कहानी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म की कहानी बस यही है कि वेलोसिटी और टाइम का जो कर्व होगा वो इस बार जो है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, ये हो गया, ठीक है। आपकी वेलोसिटी अब साथ नहीं दे रही है टाइम का, ठीक है। इस बार क्या होगा, यही कहानी अगर मैं इधर खींचने की कोशिश करूं तो टाइम और वेलोसिटी के लिए जो कर्व होगा कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली मैं बात करूं वेलोसिटी और टाइम को लेकर के, तो फिर से वही कहानी देखने को मिलेगी, और इस बार आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर से मैं बात करूं अगर इसके कर्व की, तो कुछ इस तरीके से जो मैंने लास्ट टाइम भी खींचा हुआ था, ठीक है, टाइम और वेलोसिटी के लिए। ये सारे कर्व एक्सीलरेशन को दिखाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 0 A और B लिख सकते हैं आप। ये आपकी स्टार्ट यहां से हुई थी, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ये भी ओरिजिन से। इसमें क्या था कि पहले आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज हो रही थी, फिर सडनली चेंज हो गई, मतलब पहले एक्सीलरेशन कम था, बाद में ज्यादा हो गया। फिर वही कहानी यहाँ पे टाइम देखिए बच्चों, यहाँ पे टाइम कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा हो रही थी, फिर उसके बाद वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होने लगी, और फिर टाइम जो है ज्यादा लेने लगा। मतलब पहले एक्सीलरेशन ज्यादा था, बाद में क्या हो गया, त्वरण कम हो गया। सिमिलरली मैं बात करूँ, यहाँ पे पहले ज्यादा था, लेकिन ये देखिए ये क्या देख रहे हैं, टाइम कम वेलोसिटी ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है, फिर टाइम ज्यादा लेने लगा, वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है। इसका मतलब ये एक्चुअली नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे आइए, मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ 0 से A तक मैंने देखा कि ये इंक्रीज हो रहा था, फिर रैंडमली डिक्रीज होने लगा। तो पहले जो इंक्रीज होने का ऑर्डर था वो भी एक समान नहीं था, और डिक्रीज होने का ऑर्डर भी एक समान नहीं है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, मतलब असमान त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे ग्राफ जो है वो आपको असमान त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी और टी का ग्राफ, और बी और टी का ग्राफ जो है वो कैसा होता है, और उसी ग्राफ के आधार पर हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे, और साथ ही हम देखेंगे न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति के समीकरण। तब तक के लिए बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, अगली क्लास का वेट करिए। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके कॉन्टेक्ट पर मैसेज करिए, और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।